अतुल जी, लंबे समय तक आप लोगों ने एक नारा लगाया है, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। सीपीआई का एक नारा हम लोग बचपन में सुनते थे। आज इस देश में किसान परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, और इस देश के 2/3 लोग यदि भारत सरकार के आंकड़ों पर ही भरोसा करें, भारत सरकार की घोषणाओं पर ही भरोसा करें, तो 80 करोड़ लोग इस देश में सरकार के 5 किलो अनाज पर जीवन बसर कर रहे हैं। यदि वो 5 किलो नहीं मिलता तो ये देश सोमालिया बन गया होता। यदि इस देश के 80 करोड़ लोग उस रिलीफ पर जीवन बसर कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे माहौल में जब देश में स्थिति इतनी खराब है, क्या सांप्रदायिकता का नैरेटिव, क्या हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान बनना चाहिए तो शमशान भी बनना चाहिए, ईद पे बिजली मिलनी चाहिए तो दिवाली पे भी मिलनी चाहिए, 2017 का जो ये सब देश के प्रधानमंत्री के मुखार बिंद से निकले हुए जो ये सब खूंखार शब्द थे, क्या ये सब एक बार फिर निकाले जाएंगे, और यदि निकाले जाएंगे तो कामयाब होंगे? बड़ा जबरदस्त प्रश्न आपने अभिषेक जी हमारे सामने पेश कर दिया। लंबा चौड़ा प्रश्न है, लंबे चौड़े जवाब भी होंगे जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पिछले 7 वर्षों में जो हुआ उसने पिछले 60 वर्षों में जो कुछ हुआ देश के अंदर उसको पलटने का काम किया, उसको उलटने का काम किया, उसको बदलने का काम किया। लेकिन सतीश कुमार सिंह जी और अशोक वानखेड़े जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, गहराई से देखते हैं चीजों को, हमारे पुराने मित्र हैं। लेकिन आप इस बात को देखिए कि इसका मौका किसने दिया। घर की दीवारों में खुद तूने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसे। 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी के, एक गाना दूरदर्शन पे ही नहीं चला कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। एक फिल्म का गाना था, ये गाना नहीं चला, ये गाना नहीं चला कभी है? साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोल उठा। ये 10 साल नहीं चला, ये 10 साल चलते ये गीत, ये सोच, ये समझ अरे किसी और की न करते। अरे मार्क्स, लेनिन और भगत सिंह की बात छोड़ो, खाली महात्मा गांधी की बात कर लेते, गांधी दर्शन पर चर्चा कर लेते, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की नीतियों को पलट कर देख लेते, तो आज ये देश सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों में कराहा नहीं रहा। किसने की इसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी नहीं लोगे। एक दिन में देश बनते हैं। नेहरू जी, मेरे जैसे लोग जो कांग्रेस की बहुत ज्यादा वकालत नहीं करते, लेकिन नेहरू को अब समझ लीजिए, चाहे साइकोफेंट समझ लीजिए, चाहे एक देश 150 साल की गुलामी अंग्रेजों की, आजाद हुआ 1947 में, कुर्बानियां देकर गरम दल और नरम दल भी बने। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह, क्या नहीं किया इन लोगों ने। देश को बचाने और बनाने के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। और इन 10 वर्षों में पिछले कांग्रेस के राज में इनकी गाथा नहीं गाई जा सकी, इनके बारे में सोचा नहीं गया। अरे राज्यसभा लोकसभा टीवी में चला देते इनकी गाथाएं, इनके शौर्य की गाथाएं, इनकी सामाजिक सोच को, लेकिन नहीं। चिदम्बरम जी आज भी कह रहे हैं जब आर्थिक संकट गहरा हो गया तो इस गवर्नमेंट को सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को, सार्वजनिक क्षेत्र को बड़ी मजबूती के साथ तेजी से इसका निजीकरण करना चाहिए। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश बेचा जा रहा है। चोर को कहो चोरी करो और शाह को कहो जागते रहो। ये अगर समझ के साथ हम चलेंगे, सांप्रदायिक शक्तियों को अवसर मिलेगा। अतुल जी, जिस वक्त यूपीए 1 की सरकार थी, SEZ के नाम पर इस देश का बहुत बड़ा एक रियल एस्टेट का बाजार खड़ा किया जा रहा था। उस वक्त आप लोग उस सरकार को समर्थन दे रहे थे। देखिए, हम लोग उस सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन उस सरकार में बेईमानी नहीं हुई थी। अशोक जी जानते हैं कितनी बार इन्होंने चर्चा की है उसके बारे में, मैं नहीं कहना चाहता एक न्यूज चैनल पर। लेकिन एक बात याद रखिए, हम लोग कहते थे
ताका झांकी करेंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, जिसको बाद में नरेंद्र मोदी ने ले लिया। हम झूमते रहते थे, देखते रहते थे, आप भूल गए? राइट टू फूड उसी संघर्षों से मिला है जो आज 5 किलो की आप बात कर रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन भी उसी संघर्षों से मिला है, जिसमें कम्युनिस्ट बाहर से समर्थन दे रहे थे। 62 एमपी थे, यहाँ 5-5 एमपी का वो रामविलास पासवान है, कौवा भी उतने मुड़ेरों पर नहीं बैठा होगा जितना भूतपूर्व वो स्वर्गीय रामविलास पासवान पार्टियां बदल चुका है। अब हम कह रहे हैं और हम नहीं, एक मिनट रुकिए। आरटीआई भी हमारी वजह से और राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ राइट टू एजुकेशन भी उसी दौर का है। ये बहुत बड़ी स्थिति है। आज लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया यूपीए के, रोज पार्लियामेंट में लाखों लोगों ने लाल झंडे में सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, तमाम ग्रुप नौजवानों और विद्यार्थियों के, और तब जाके वो पास हुआ। और आज उस समय नरेंद्र मोदी ने इस राइट टू फूड को एज ए मुख्यमंत्री विरोध किया था, और आज उसी का सहारा लेकर के 5 किलो बांट रहे हैं। इनके बारे में क्या कहा जाए? झूठों के सरताज हैं। ये कह रहे थे मॉन्यूमेंट है, मनरेगा मॉन्यूमेंट है भ्रष्टाचार का, मिसरूल का, और आज मनरेगा के नाम पर सबसे ज्यादा दुहाई ले रहे कि हमने इतने लाख, इतने करोड़ लोगों को मनरेगा के अंतर्गत काम दिया कोरोना काल में। इस बात को समझने की जरूरत है। सतीश के और हमने तो नारा दिया था, आपने ठीक कहा, हमने तो ये भी नारा दिया था, धन और धरती बट के रहेगी, रात अंधेरी कट के रहेगी। हमने ये भी नारा दिया था, जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक होए। आज वही नारा है स्वामीनाथन कमीशन का, आज वही नारा है कांग्रेस या कहते हैं सारे किसान आंदोलन का। मैं सदस्य था स्वामीनाथन कमीशन का। ये C2+50 जिसके ऊपर लड़ाई हो रही ना, ये इसी नाचीज का लिखा हुआ है। ये स्वामीनाथन कमीशन की आधे से ज्यादा विषय वस्तुओं पर मैंने लेख लिखे हैं, मैंने उसको तरजीह दी है, मैंने उसे डॉक्टर स्वामीनाथन की अनुकंपा से लिखा, उनकी समझदारी के साथ लिखा। उनमें कई समझदारी उनकी नहीं थी, उसको हमने अपने विशेष सोच के साथ उनको समझाने की कोशिश की और उससे उन्होंने उसको समझा। आप ये कह रहे हैं, हम तो ये भी कहते हैं बिन हवा ना पत्ता हिलता है और बिन लड़े ना हिस्सा मिलता है। वैल्यूज का सवाल और नीतियों का सवाल रामचंद्र गुहा जैसे लोग भी उठाते रहे, और खास करके आप लोगों के बारे में, जब खासकर बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा आज दिखता है, उनका साफ उनका एक लेख में पढ़ रहा था, उनका साफ कहना है कि 2004 की यूपीए सरकार में जो जनोन्मुखी काम हुए, जो पहली सरकार थी, उसमें प्रो पीपल जो कुछ काम हुए, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह ले गए, कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद सिंह ले गए। आपके पास 64 एमपी का स्ट्रेंथ था। आप लोग उस दौर में HRD, ग्रामीण विकास जैसे सीधे IT जैसे जनता से जुड़े हुए जो विभाग थे, उनको संभाल करके और खुद अपनी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में रखते, तो शायद इस देश में, अगर रामचंद्र गुहा की माने, तो इस देश में कम्युनिस्ट पार्टियां काफी मजबूत होकर के सामने आती। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि सांप्रदायिक नैरेटिव जो इस देश में सेट किया जा रहा है, वो कम्युनिस्ट पार्टियों के हिस्टोरिक ब्लंडर्स का नतीजा है? एक हिस्टोरिक ब्लंडर ज्योति बसु वाला भी है, लेकिन सिर्फ एक वही नहीं है, बाकी जो नीतिगत था वो भी मैंने आपको बताया। देखिए अभिषेक जी, हाथ जोड़ करके कहता हूं कि इस देश में जो कुछ हो रहा है वो सब कम्युनिस्ट पार्टियों की गलतियों से हो रहा है। मैं मानने को तैयार हूं। इस देश में बीजेपी आई, कम्युनिस्ट पार्टी की गलती से आई। इस देश के अंदर महंगाई बढ़ी, कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से बढ़ी। बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम, अपने वर्ग शत्रुओं को आइडेंटिफाई करते हैं, और हमारे वर्ग शत्रु हमको आइडेंटिफाई करने के लिए धोखे के तमाम सूत्र गिनाते हैं। रामचंद्र गुहा जी, कॉफी के टेबल पर और विस्की के टेबल पर बहुत आसान है बातें करना। हमारे अदम गोडवी जी की कविता है कि काजू रखी प्लेट में, बोतल रखी, गिलास रखा सामने, और उतरा है राम राज विधायक निवास में। तो अब हम सब जानते हैं राम जी और रामचंद्र गुहा जी। एक दोस्त बनाना वैचारिक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन 50 लोगों को चाय पे बुला करके इकट्ठा करके हा करना बड़ा आसान है। बहुत क्रिटिसाइज करते हो, 10 जवान लेकर निकले हो, चलते हमारे साथ किसान आंदोलन में, चलो आओ, निकल के आओ, लेखनी छोड़ो, बहुत लिख चुके, आइए हमारे साथ बैठिए भूख हड़ताल पर। तीसरे दिन भाग जाओगे। ये
ये लाखों लाख किसान सिंधु बॉर्डर पर ये बैठे हुए हैं। ये हमारे मित्र डॉक्टर सुनीलम बैठे हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं, एक ट्रेन से भागते हैं, बस में उतरते हैं, सोने की जगह नहीं, हम लोग कूद कूद करके ये आंदोलन को बनाने का काम किए हैं वैचारिक आधार पर। आप हमको चाहे जितना गाली बक दीजिए कि हमने गलती की, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे भाई, किसी को पता था कि हम 62 आ जाएंगे 2004 में? अशोक वानखेड़े जी तो बहुत भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी को पता था? तो पता लगाने निकले लोग कि इसके ऊपर एक कमेटी बन गई कि ये 62 के 62 जीते कैसे एकदम से, ये कहां से निकल आए। ऐसे ही 1952 के चुनाव में लोग कह रहे थे हम बड़ी शक्ति होकर सरकार बनाएंगे कांग्रेस के खिलाफ। हम उनका विस्कट नाम नहीं लेना चाहते। डॉक्टर सुनीलम ठीक कहते हैं, सबको साथ लेकर चलो। कांग्रेस के प्रति मेरा जितना प्रेम है और जितना उससे जिससे जितना प्रेम होता है उसकी गलतियों से उतना ही दुख होता है। तो सन 52 में हम देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बाद नेता विपक्ष बनकर उभरे और 57 में एक सरकार बना दी कम्युनिस्टों ने वोट के जरिए। बंगाल टूट गया। मैं अशोक वानखेड़े जी से कहता हूं, सही में मैं उनकी बात मानता हूं, हम बंगाल में हट गए, लेकिन हमारा अभी जज्बा खत्म नहीं हुआ है, अभी जज्बा है बाकी। इतिहास में ये भी तो देखिए, केरल में कभी एक बार दोबारा किसी पार्टी की सरकार नहीं बनती। एक बार अच्युत मेनन जी के, कॉमरेड अच्युत मेनन के नेतृत्व में सरकार बनी थी दूसरी बार, और एक बार इस विकट परिस्थितियों में दूसरी बार सरकार कम्युनिस्टों ने बना दी। क्या करेंगे? इसे अरेबियन सागर में डुबो देंगे? चलिए डुबो दिया जाए सब लोग मिल करके। और हम अपनी जगह खड़े हैं, अपनी बात कहेंगे। वो तुमको पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को रात कहो रात कहेंगे, ये बात हम कहने को तैयार नहीं। और हम ये कहना चाहते हैं बड़ी मजबूती के साथ, और कह रहे हैं और कहते रहेंगे। इस देश के अंदर दौलत का मुंसिफाना तकसीम होना चाहिए, देश की दौलत का मुंसिफाना न्यायिक वितरण होना चाहिए। अगर लेकिन नहीं अतुल जी, होगा, आप जो बात आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी के एक युवा पोस्टर बॉय कहे जा रहे थे कन्हैया कुमार, वो तो नेशनलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन तक का सफर तय कुछ कर चुकी पार्टी में अपना भविष्य तलाशने चलेंगे। हमारे यहाँ जो आदमी मजबूती से, जैसे बस में आप चलते हैं और जगह सीट नहीं मिलती तो स्टैंडिंग में रहते हैं, तो स्टैंडिंग में ऊपर वाला जो लोहे का रॉड होता है या बगल वाला, उसको कस के पकड़ते हैं, बस घूमे तब भी आप अपनी जगह स्थिर रहते हैं। जो लोग कम्युनिस्ट आदर्शों के साथ नहीं मजबूती के साथ करते हैं, वो गिर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, उनका कोई इतिहास में स्थान भी नहीं रहता। श्रीपाद अमृत डांगे अशोक वानखेड़े जी जानते हैं, कितने बड़े नेता, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट नेता थे। बंबई बंद होती थी 52 से लेकर के 67 तक, एक भी पत्ता बगैर उनके हिलता नहीं था। ये कम्युनिस्ट पार्टी थे और उसके अजय योद्धा थे, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के थे, 28 साल जेल में रहे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, एआईटीयूसी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी थे। गलती की 1980 में तो हमने निकाल दिया, एक साथी नहीं गया। यहाँ तब इतने कैमरा नहीं थे, इतने पोस्टर नहीं थे, इतने वो नहीं थे। आज बहुत है, पोस्टर बॉय बन जाते हैं। ईश्वर करे कि वो बहुत ज्यादा प्रगति करें, लेकिन प्रगति का हमें कुछ नहीं कहना है। आपने सवाल चूंकि उठा दिया तो इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी में बहुत लोग आते हैं और जाते हैं, ये लंबा सफर है विचारों का। कोई आदमी ये भी कह सकता है कि हम भगत सिंह के आदर्शों पर चलेंगे और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन दफ्तर में कांग्रेस पार्टी का मेंबर का फार्म इसलिए नहीं भरते कि गुजरात की असेंबली की मेंबरी चली जाएगी। तो ये कुर्बानी और कुर्सी दोनों की राजनीति का एक सम्मिश्रण है। अतुल जी, एक बात खेड़े जी के बयान के परिप्रेक्ष्य में किसानों और बेरोजगारों के मुद्दे पर आपकी अंतिम और संक्षिप्त टिप्पणी। मैं अशोक वानखेड़े जी ने जो बात कही है संपूर्ण रूप से उनसे सहमत हूं। मेरी पार्टी में अगर कमजोरी है, अगर आप सहृदयता से हमारी आलोचना करेंगे और हमको बताएंगे, हम चुस्त दुरुस्त होने की कोशिश करेंगे। वी आर द कम्युनिस्ट पार्टी इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स ए वॉलंटरी पार्टी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। हम आपकी बातों का सम्मान करते हैं और हम ही ने सबसे पहले शुरू किया था
कि पार्टी के मुख्य पत्र, पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए आप अपने विचार दीजिए, और हमने उन विचारों को 2-3 को कोऑपरेट भी किया था, और अब तो सब बात हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहूँ, बैंकों के नेशनलाइजेशन की बात अभिषेक जी ने की। 1952 से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 3 बातें कहती रही: बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, राजा रानी के प्रीवी पर्स खत्म करो, और सारे देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाओ। लड़ते रहे। ग्रामीण लोगों को हम ला के दिल्ली में लाखों का प्रदर्शन 52 से लेकर 67 तक करते रहे, जिसमें 936 लोग मारे गए पुलिस के गोली से भी, कई जगह राज्यों की, जिलों की। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, न करीब 55 साल के व्यक्ति से, उसने कहा मेरे पिताजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर, राजा रानी के प्रीवी पर्स को लेकर के दिल्ली में आपकी पार्टी के लिए गए थे, वहां गोली चली थी, मेरे पिताजी मर गए, तब मैं 3 साल का था, और आज भी मैं हूं, इतना बड़ा हो गया, क्या मुझे मिला? तो नहीं, हमने उनको बताया, जैसा बानखेड़े जी कह रहे हैं, क्रेडिट लेना सीखिए। मैंने बताया तुम्हारे पिताजी के संघर्षों से 67 में हमने इंडिकेट और सिंडिकेट को तोड़ करके हमने बता दिया इंदिरा गांधी से कि ये 3 काम करोगी तो तुम्हें समर्थन देंगे, वरना तुम्हारी सरकार चली जाएगी। और हमने समर्थन देके ये 3 काम कराए थे। राजा रानियों की ट्रेनें चलती थी, सब ट्रेनें रुक जाती थी। राजा रानी डीएम के सामने नहीं जाते थे, वो खुद जाते थे। राजा रानी के कार पर नंबर नहीं लिखा रखा था, जोधपुर स्टेट नंबर 1, नंबर 13, नंबर 50। ये सारी बातें खत्म हो गई। 5,000 करोड़ रुपया हर साल इन राजा रानियों को फ्री पर्स दिया जाता था, वो बंद कराया। हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे संघर्षों से हुआ। अगर इंदिरा, उस वक्त कांग्रेस का विभाजन ना होता और कांग्रेस को कम न पड़ते सीटें संसद के अंदर, हम लोगों ने इंदिरा गांधी का समर्थन करके ये 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में इंदिरा गांधी गई, केडी मालविया गए, चंद्रशेखर जी गए, अजीज इमाम गए, और तब जाकर के ये सहमत बनी। तो ये बात सही आप कह रहे हैं, संघर्षों को करते हुए, पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए नए रास्ते पर चलने की काम करेंगे। आपका सहयोग चाहते हैं, गलती हमसे हो अतुल जी, सकती है, संक्षिप्त हमारी टिप्पणी ईमानदारी पर शक मत करना, हमारी नहीं, वो कभी ईमानदारी पर कभी शक नहीं मत रहा करना। है। अतुल जी, मैं कॉमरेड पीताम्बर सिंह के इलाके से आता हूँ, उनके गांव जवार से आता हूँ। हमारे इलाके में कम्युनिस्ट पार्टी कितनी मजबूत रही है, अब मैंने इतना परिचय आपको दे दिया तो आप समझ गए होंगे। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टियों के, खास करके उस जमाने में, स्कूल अगर किसी इलाके में सबसे ज्यादा खुलते थे सरकारी स्कूल, तो वहीं खुलते थे पुराने जमाने में जहाँ कम्युनिस्ट पार्टियों के एमएलए या एमपी हुआ करते थे। कम्युनिस्ट पार्टियां सत्ता में आई तो बीएसआरबी नए फॉर्म में आईबीपीएस के रूप में सामने आ गया, और बहुत बड़ी संख्या में बैंकों में रिक्रूटमेंट हुआ। मैं यही आपसे अंतिम और 30 सेकंड में आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि इस देश के बेरोजगारों के मुद्दे को कम्युनिस्ट पार्टियां जिस तरह से उठाती है, इस देश के बेरोजगार कम्युनिस्ट पार्टियों से क्यों उस तरह से नहीं जुड़ पा रहे जैसे कभी जुड़ जाया करते थे? देखिए, इस देश के अंदर बड़ी परेशानी पैदा हुई एक मंडल और कमंडल से। इस देश के अंदर मंदिर मस्जिद ने नौजवानों के दिमागों को खराब किया। इस देश के अंदर राष्ट्रवाद का गलत परिभाषा देकर खराब किया गया। हम सरकार में आए थे, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता देश के गृह मंत्री थे। लोग कहते थे कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करोगे तो आईएएस आईपीएस नहीं बन पाओगे। आज सैकड़ों लोग वो सारे क्लॉज खत्म कर दिए। आज सैकड़ों लोग विचारों के आधार पर बड़ी बड़ी सेवाओं में जा रहे हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे नौजवानों से और प्राप्त करें। मैं तो स्वयं विद्यार्थी आंदोलन का से निकला हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय, भारत के सबसे बड़े प्रदेश के विश्वविद्यालय के छात्र संघ लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का आजाद भारत में 6 बार निरंतर अध्यक्ष रहा। 1,50,000 विद्यार्थी चुनते थे हमको। 50 लाख का हमारा यूनियन का बजट होता था। ईमानदारी के साथ हम काम करते थे, इसलिए चुनते जाते थे। आपकी बात पीताम्बर सिंह को स्मरण करता हूँ। क्या लोग थे, कहाँ गए वो लोग, क्या लोग थे, देखते थे लोग। 4 बार एमएलए, एमपी, सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी एक साधारण जीवन जीना, यही सीखा। इंद्रजीत गुप्ता और चित्तूरानंद मिश्रा मंत्री बन गए, बड़े बंगले में नहीं गए। इंद्रजीत गुप्ता एक कमरे में वेस्टर्न कोर्ट में रहते थे, वहीं रहकर देश के गृह मंत्री नंबर 2 प्रधानमंत्री के बाद है हम लोग रहते हैं। कुटिया का नाटक नहीं रखते। बेरोजगारी का मैं कह रहा था कि बेरोजगार कुटिया का नाटक नहीं रखते, लेकिन अभिषेक जी, आपने आज कहा है हम नए तरीके से, फंस रहे हैं। हम नए तरीके से क्लब नहीं हो रहा, तभी वो सांप्रदायिकता के नैरेटिव में फंस रहा है। मेरा कहना ये है। हम निश्चित, मैं मानता हूं कि हम जितना ताकतवर होने चाहिए थे उतने नहीं हैं, लेकिन हम अब बेरोजगारों को संगठित करने के लिए
ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के लोगों से कहेंगे, हम खुद भी शामिल होंगे और सबसे कहना चाहते हैं, ये किसान आंदोलन में महिलाएं जुड़े, नौजवान जुड़े, छात्र जुड़े, ये एक नया नैरेटिव ही स्टैब्लिश कर रहा है, नए समाज को बनाने का ये नई अंगड़ाई है, ये नई सोच है, नई पहल है और लड़ने की एक विशाल क्षमतावान शक्ति के रूप में ये डटे हैं, अड़े हुए हैं। आइए नौजवान साथियों, हम लोगों के साथ किसान और नौजवान एक साथ अगर लड़ेगा मिल करके तो देश में परिवर्तन का एक नया धमाका होगा, ऐसा हमारा विश्वास है।